आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का। ये पेपर 2 है। पेपर 2 का ये चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 हम लोगों का बहुत अच्छा तरीके से कंप्लीट हो गया था। अब इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अगर इससे पहले वाले क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है, जैसे अध्याय 2 का क्लासेस आपने नहीं देखा है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लासेस नहीं देखा है, तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से देख सकते हैं। या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी अलग से बना हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं। और एक बात, ये बीए पार्ट 1 में आपको पता है कि अगर हिस्ट्री ऑनर्स आपका होगा तो पेपर आपके 2 पेपर होते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स का, और बाकी सब्सिट्यूट और कंपोजिशन का अलग आपके पेपर होंगे। तो जो हिस्ट्री ऑनर्स के 2 पेपर होते थे, पेपर 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया है, एकदम क्लासेस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर वो भी आपने नहीं देखा है तो उसका प्ले लिस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं। ये इसी चैनल पर प्ले लिस्ट अलग से भी बना हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्लासेस शुरू करते हैं। हम लोग ये इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने थे, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण होता है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक और बात समझना हम लोगों को है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग को लिखना कैसे लिखा जाता है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे कि हम 10th क्लास में 12th क्लास में तो सीखे ही हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखना है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है। देखिए, वो 10th और 12th वाला बात अलग है और ये बात अलग होता है, क्योंकि वहां पर 3 नंबर या अधिकतम मैक्सिमम 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल 10 नंबर, 15 और 20 नंबर तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो यहाँ पर तो सीखना अलग तरीके से जरूरी है, और वहाँ पर भी कैसे भी लिख देते थे, नंबर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा करना होता है, एक तो आपके कंटेंट में कुछ दम होना चाहिए। कंटेंट मतलब आप जो लिख रहे हैं वो बातों में कुछ दम होना चाहिए। दूसरी बात, वो बात थोड़ा लंबा होना चाहिए, पूरा विस्तार पूर्वक आप समझाएं। हिस्ट्री ऑनर्स का मतलब क्या होता है, पूरा विस्तार पूर्वक। आज वही हम लोग समझेंगे कि इसमें मैप कैसे बनाएं, डायग्राम कैसे बनाएं, क्योंकि मैप और डायग्राम बना के समझाएंगे तो अलग लेवल की बात होती है। क्योंकि एग्जामिनर भी ये चाहता है कि उस बच्चे को थोड़ा ज़्यादा नंबर दिया जाए, थोड़ा जो क्रिएटिविटी दिखाता है, जो क्रिएट कुछ कर रहा है, नया कुछ दिखा रहा है, उसको ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं। तो चलिए वही हम लोग मैप डायग्राम सब कुछ बनाना इसमें सीखेंगे। क्वेश्चन क्या है, यूरोप में हुए पुनर्जागरण के कारण एवं प्रभावों की चर्चा करें। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोप में हुए पुनर्जागरण की कारणों की विवेचना करें, या ऐसे भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि यूरोप में हुए पुनर्जागरण के प्रभावों की विवेचना करें, परिणामों की विवेचना करें। इस सबका क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग लिखना कैसे सीखते हैं, 3 पार्ट में क्वेश्चन का आंसर लिखवाते हैं कैसे। और इस अंतिम तक देखिएगा ना, एकदम पूरा अच्छा तरीका से आपको क्वेश्चन लिखने आ जाएगा। बस इसको अंत तक देखते रहिए, अंत तक देखिएगा तो याद भी हो जाएगा और आंसर भी लिखने आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोगों का क्या है आंसर। यहाँ सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसका मिडिल पार्ट होता है यानी मध्य भाग होता है, उसके बाद कंक्लूजन यानी निष्कर्ष होता है। चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन। पुनर्जागरण के बारे में हम लोग को लिखना है। और एक बात, पुनर्जागरण के बारे में आपने समझा भी होगा, पुनर्जागरण वाला जब चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसमें समझा भी होगा, क्योंकि मैक्सिमम ये बातें हम लिखवाएंगे नहीं। हम देखिए ये समझा कर सिर्फ छोड़ देंगे, बाकी लिखना आपको है, और आपको लिखकर टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है, ध्यान रखिएगा। अब वो टेलीग्राम ग्रुप कैसे है क्या और कैसे आपको टेलीग्राम ग्रुप में ये बस समझा देंगे और विस्तार पूर्वक आप लिख कर टेलीग्राम ग्रुप में भेजेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको समझ में कितना आया है, कितना समझ में नहीं आया है, क्या हुआ है। अब आपको टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन किया है तो बहुत अच्छा है, नहीं ज्वाइन किया तो आपको टेलीग्राम में सर्च करना है हिस्ट्री टॉक, और आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और आपको ज्वाइन कर लेना है। या इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया होगा, वहां से भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है पुनः जगना। यहाँ पर पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है पुनः जगना, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ पुनः जगना। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ पुनः जगना होता है। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ पुनः जगना होता है। यहाँ पर ये ठीक लग नहीं रहा है, कौन नहीं ठीक लग रहा है, होता है। डायरेक्ट क्या लिखिए, यहाँ पर ऐसे ऐसे लिखिए कि पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ पुनः जगना है। यहाँ पर लिख लीजिए होता है, होता है, ठीक, यहाँ पर होता है। इसकी शुरुआत इटली से मानी जाती है। इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, इटली से। और इटली में भी आपको लिखना है कहाँ से, तो आप लिख सकते हैं कि इटली के फ्लोरेंस नामक स्थान से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच अपने चरमोत्कर्ष पर था, और इसी समय यहाँ से कई क्षेत्रों में नई चीजें प्रकाश में आई। ये हो गया इतना हमारा इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर इंट्रोडक्शन में बढ़ा कर क्या लिखेंगे, नई चीजें प्रकाश में आई और कई विद्वान, यहाँ से कई विद्वान कई अलग अलग क्षेत्रों में निकले।
यहाँ से कई विद्वान कई अलग अलग क्षेत्रों में निकले, और विद्वानों का आप नाम भी लिख सकते हैं। मैकियावली के बारे में लिख सकते हैं, दांते के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि मैकियावली और दांते के बारे में हमने बहुत अच्छा तरीका से चैप्टर के अंदर पढ़ा दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आपको चैप्टर के अंदर हमने पढ़ाया है, और अगर आपने चैप्टर नहीं देखा तो बिल्कुल देखिए, दोबारा देखिए उसको और समझिए वहां से। यहाँ इंट्रोडक्शन इतना हो गया, हम मैकियावली और दांते के नाम लिखेंगे ना, मैकियावली कौन थे, दांते कौन थे, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ कुछ तो बात है इसमें। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में मैकियावली और दांते के बारे में जरूर लिखिएगा, जो कि हम चैप्टर में पढ़ाए हैं। आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद लिखेंगे पुनर्जागरण। पुनर्जागरण कई क्षेत्र में हुआ, लेकिन उसके कुछ क्षेत्र प्रमुख है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुनर्जागरण। इतना लिखने के बाद, इतना लिखने आप लिखते जाइए, इतना लिखने के बाद लिखेंगे पुनर्जागरण। पुनर्जागरण जागरण कई क्षेत्र में हुआ, कई क्षेत्रों में हुआ, लेकिन कुछ क्षेत्र महत्वपूर्ण है, कुछ क्षेत्र महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या लिखेगा, कुछ क्षेत्र महत्वपूर्ण है। उसके नीचे ये डायग्राम बना देंगे। डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाइएगा, थोड़ा साफ बनाइएगा, डायग्राम ध्यान रखिएगा, डायग्राम कुछ बड़ा और साफ। पुनर्जागरण कई क्षेत्र में हुए, लेकिन कुछ क्षेत्र महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसको डायग्राम से हम दिखा देंगे। कौन कौन से क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला एवं संगीत के क्षेत्र में, चित्रकारी के क्षेत्र में, ये सब के क्षेत्र में पुनर्जागरण हुआ। और इन सब के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्षेत्र था दर्शन। दर्शन के क्षेत्र में इसी के कारण ना, आपको पता है कि इसी के कारण ना जो पुस्तकें थी, जो ग्रंथ थे, अरस्तु के जो ग्रंथ थे, और भी जो अच्छे अच्छे लेखकों के ग्रंथ थे, वो जो आम जन की भाषा थी, स्थानीय लोगों की भाषा थी, उस भाषा में ट्रांसलेट किया गया और उन तक पहुंचाया गया। आम जन की भाषा में ट्रांसलेट करके और पहुंचाया गया, और तब बड़े लेवल पर पूरे जागरण हुए। आपको कई बार बताया है कि कोई भी बड़ी क्रांति आती है या कुछ भी होता है, कोई बड़ा परिवर्तन करना होता है, वहां पर आम लोगों को जोड़ना अपने साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आम लोगों की जनसंख्या बहुत अधिक होती है। कुछ धनी वर्ग होते हैं, बस कुछ ही लोग होते हैं जो सीमित होते हैं धनी वर्ग, लेकिन आम लोग होते हैं वो उनकी जनसंख्या बहुत होती है, और कुछ भी बदलाव लाने के लिए उन आम लोगों को जोड़ना महत्वपूर्ण है। हम ये भी समझाए थे एक बार कि 1857 की क्रांति फ्लॉप क्यों हुई, और वही 1947 वाला जो 1942 से पहले भी गांधी जी ने जितने भी सत्याग्रह किए, आंदोलन किए, या 1942 वाला भी था भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब सफल क्यों हुआ, क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी उसमें आम लोगों की भागीदारी बिल्कुल नहीं थी। आम लोगों का कोई इंटरेस्ट वाला था ही नहीं। सभी लोग लड़ क्यों रहे थे, अपने अपने लिए लड़ रहे थे। और साथ में ही 1857 की जो क्रांति हुई, किसी ने ये नहीं चाहा कि आम जन को जोड़ा जाए। आम जन को एक बात पर कोई इकट्ठा नहीं कर पाया। सब राजा अपने अपने क्षेत्र में लड़ रहे थे, कोई इकट्ठा हो ही नहीं पाया। सैनिक अलग लड़ रहे हैं, राजा अलग लड़ रहे हैं, ये राजा अलग लड़ रहे हैं, वो राजा अलग लड़ रहे हैं, सभी लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, और लोगों को लग रहा है हो क्या रहा है, लोगों को तो पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। इसीलिए 1857 की क्रांति फ्लॉप हो गई। लेकिन 1947 के पहले जितने भी, आजादी के पहले जितने भी क्रांतियां, जितने भी आंदोलन हुए, मैक्सिमम आंदोलन सफल कैसे रहे, क्योंकि आम जनता की भागीदारी थी उसमें। आम जनता को गांधी जी इकट्ठा करने में सफल हो गए। इसीलिए और भी जो भी और बाकी के भी नेता थे जो भी आंदोलन किए, उन आंदोलनों में आम लोगों को इकट्ठा करने में सफल हो गए, जिसके कारण वो आंदोलन भी क्या हो गया, सफल हो गया। तो किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए कभी भी देखिए, और एक बात, आपको चुनाव जीतना होगा, कोई बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनना होगा, कुछ भी बनना होगा, आम लोगों के बीच आपका जो फैन फॉलोइंग है, आपका जो पकड़ है, वो मजबूत होना चाहिए। अमीरों के अंदर जो होगा वो अलग की बात है, क्योंकि अमीर मैक्सिमम वोट देने लोग कौन जाते हैं, अमीर तो अपने घरों में रहते हैं। मैक्सिमम वोट देने वाले लोग कौन होते हैं, जो आम लोग होते हैं। और आम लोगों के बीच आपका फैन फॉलोइंग अगर ज्यादा है तो समझिए आपका जीत निश्चित है। और नहीं है, अगर आम लोगों को आप जोड़ नहीं पाए, आम लोग आपको अपना नहीं समझ पाए, तो वहां आप फ्लॉप हो जाएंगे पूरी तरह से। गांधी जी वकील थे, आपको पता है ना, गांधी जी वकील थे। गांधी जी सूट बूट उतार कर एक धोती ही पहनकर, ऊपर वाला भी आपको पता है, ऊपर वाला भी कपड़ा नहीं पहनते थे, धोती पहनकर आम लोगों के बीच क्यों उतरे, क्यों, उनको पास पैसा नहीं था क्या? पैसा था, बहुत पैसा था, पैसे ही नहीं था। वो वकील थे, दक्षिण अफ्रीका में गए, और वहां से जब आए तो भारत में वो धोती पहनकर ही पूरे भारत का भ्रमण किया करते थे। क्यों करते थे धोती पहनकर पूरे भारत का भ्रमण? क्यों, उनके पास पहनने के लिए सूट नहीं था, इसलिए ताकि वो आम लोगों को भी लगे कि ये हमारे बीच का आदमी है, ये हमारे बीच का, तभी इनके बातें न सुनेंगे।
कोई बाहरी व्यक्ति की वो बात आम लोग क्यों सुनेंगे, जब देखेंगे अरे ये तो हमारी तरह से है, ये तो हमसे भी है कि हम लोग तो पूरा कपड़ा पहने हुए हैं, कुछ लोग तो है, उस समय भारत में गरीबी बहुत थी, आधा कपड़े पहने हुए थे, तो गांधी जी को भी देख कर ये लगा कि अरे ये तो हमारे बीच का ही है, ये भी आधा कपड़ा पहना है, हम भी आधा कपड़ा पहने हैं, मतलब ये हमारे बीच का है, हमारे लिए कुछ जरूर बातें करेगा, तो इसीलिए आम लोग उनसे जुड़ पाए। समझिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये पुनर्जागरण के कई क्षेत्र में पुनर्जागरण हुए थे, जिसमें से दर्शन के क्षेत्र महत्वपूर्ण थे। आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण के कारण यहाँ पर अब लिख लेंगे, पुनर्जागरण के कारण अंडरलाइन करेंगे, आपको पता है मुख्य बातों को अंडरलाइन करना जरूरी होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें पुनर्जागरण के कारण, पुनर्जागरण के कई महत्वपूर्ण कारण थे, जिसमें से कुछ प्रमुख बातों पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें से कुछ प्रमुख बातों पर हम चर्चा करेंगे, प्रमुख बातों को देखेंगे। ठीक, यहाँ पर हो गया। अब उसमें सबसे पहले लिखेंगे दर्शन के क्षेत्र में परिवर्तन, अंडरलाइन करेंगे इसको। अब लिखेंगे दर्शन के क्षेत्र में कैसे परिवर्तन हुआ, दर्शन के क्षेत्र में कैसे परिवर्तन हुआ, ये चैप्टर में बहुत विस्तार से पढ़ाए हैं, अगर समझेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक बार चैप्टर देख लीजिएगा, नहीं तो एक बार और हम समझा रहे हैं। देखिए, दर्शन के क्षेत्र में परिवर्तन इस तरह से हुआ, दर्शन के क्षेत्र में लिखेंगे, अब इसमें दर्शन के क्षेत्र में परिवर्तन लिखकर अंडरलाइन करके इसमें लिखेंगे दर्शन के क्षेत्र में परिवर्तन हुए, क्योंकि लोग अंधविश्वासों से हटकर, लोग अब अंधविश्वासों से हटकर जो बड़े बड़े विद्वानों के ग्रंथ जब स्थानीय भाषा में ट्रांसलेट होने लगे, यानी स्थानीय भाषा में अनुवाद होने लगे, तो उनको लोग पढ़ने लगे और थोड़ा तार्किक बात करने लगे, वाद विवादों में ज़्यादा समय बिताने लगे और अंधविश्वास से काफ़ी दूर होने लगे। और इसका एक प्रमुख कारण था दर्शन, जो दर्शन के क्षेत्र में जो बड़ा परिवर्तन आया, उसके कारण ही लोग वाद विवाद करने लगे और अंधविश्वासों से दूर हट गए, और ग्रंथ जो अच्छे लेखकों के ग्रंथ है वो लोग पढ़ने लगे। इसमें कई प्रमुख अनुवादकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि अनुवादक ही अनुवाद किए ना, तो उनका भी तो महत्वपूर्ण योगदान था। आगे बढ़ते हैं। धर्म युद्ध के बारे में हम बताए थे, कब बताए थे कि धर्म युद्ध 200 वर्षों तक चलने वाला ये युद्ध था। उत्तर जो पश्चिमी क्षेत्र थे, जैसे जेरूसलम के लिए, ये धर्म युद्ध किसके लिए हो रहा था, दो धर्मों के बीच, ईसाई और इस्लाम धर्म के बीच ये धर्म युद्ध चला। 200 वर्षों तक ये धर्म युद्ध चला, जेरूसलम के लिए, पवित्र भूमि जेरूसलम के लिए ये युद्ध चला। तो धर्म युद्ध होने के कारण ही लोग एक दूसरे को समझ पाए, एक दूसरे की जगह पर जा पाए और जुड़ पाए, और जिसके कारण क्या हुआ, एक दूसरे जगहों से क्या उनके बातचीत आदान प्रदान हुए, जो सामग्रियाँ थी वो आदान प्रदान हुई, जिसके कारण यहाँ पुनर्जागरण में एक महत्वपूर्ण योगदान किसका है, धर्म युद्ध का। अब देखिए, ये अब एक एक करके हम लिखवाएंगे ना, तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा ये क्लास हो जाएगा। और ये धर्म युद्ध के बारे में पूरा विस्तार से हम चैप्टर जो पढ़ाए हैं ना, अध्याय 2, उसमें देख लीजिएगा, धर्म युद्ध के बारे में पूरे विस्तार से हम पढ़ाएं, तो ये देख सकते हैं। और धर्म युद्ध एक अलग चैप्टर भी है, जब धर्म युद्ध अलग चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें विस्तार से पढ़ेंगे धर्म युद्ध कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये किन दो धर्म के बीच हुआ था, कौन कौन लड़े थे। और धर्म युद्ध एक नहीं हुआ था, 200 वर्षों तक धर्म युद्ध चला, तो एक धर्म युद्ध थोड़े हुआ था, कई उसमें धर्म युद्ध हुए, कौन जीता था, कौन हारा था, कहाँ कहाँ के राजा महत्वपूर्ण थे, ये पोप कौन थे, उसमें पोप का क्या महत्वपूर्ण योगदान था, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, आगे भौगोलिक खोज के बारे में, भौगोलिक खोज होने के कारण भौगोलिक खोज भी स्टार्ट हो गए थे। कब से, जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, तो एशिया आने वाले जो रास्ता था यूरोप से, वो बंद हो गया, और बंद हो गया तो भौगोलिक खोज की खोज करना एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया। किनके लिए, व्यापारियों के लिए। तो व्यापारी तो खोज करते नहीं थे, कौन को किससे खोज करवाते थे, ये खोज करवाते थे नाविकों से। व्यापारी पैसा दिए, राजा भी पैसा दिए, किसको, नाविकों को, और बोले कि अच्छे जहाज बनाओ और खोज करो समुद्री रास्ता। उनको पता था कि समुद्र एक दूसरे से मिले हुए हैं, और उनको ये भी पता था कि भारत में भी समुद्र है और उधर भी समुद्र मिला हुआ होगा, यानी कि यहाँ आ सकते हैं समुद्री रास्ते से। तो चलिए भौगोलिक खोज के बारे में भी लिख लीजिएगा। मंगोल साम्राज्य का क्या महत्वपूर्ण योगदान था, कुबलाई का उस समय वहाँ का शासक था, तो कुबलाई खां के ही शासन काल में मार्को पोलो जो था वो चीन पहुंचा था, और वहां से बहुत सारी चीजें, कागज का आविष्कार पहली बार, कागज जो था वो पहली बार मार्को पोलो ने चीन में देखा था, और उस समय यूरोप में कागज का यूज नहीं हो रहा था। उसने देखा रही कागज कहाँ से, ये कौन सी चीज है, उसमें देखा कि नोट छपे हुए थे, वो पहली बार नोट छपा हुआ देखा। तो ये इसके बारे में, मंगोलों के बारे में लिख लीजिएगा। और कला के क्षेत्र में भी कैसे परिवर्तन, विज्ञान के क्षेत्र में नए नए आविष्कार होने लगे। अब मैक्सिमम आविष्कार देखिएगा 14वीं से 16वीं शताब्दी के बाद ही ये सब आविष्कार होने चालू हुए। मैक्सिमम आविष्कार, कोई भी खोज हो, आविष्कार हो, ये सब कहाँ कब से चालू हुए, 14वीं से 16वीं शताब्दी के बाद ही खोज और आविष्कार देखिएगा। तो आप ये नहीं सोचेंगे क्या 14वीं 16वीं शताब्दी के बाद तेज दिमाग वाले लोग आने लगे, पहले तेज दिमाग वाले नहीं तो पहले भी थे। हम लोग को भी लगता है कि अरे हमसे पहले वाले जो पिछला वाला पीढ़ी था
वो जो पिछला वाला पीढ़ी है उनसे हम तेज है, हम तेज नहीं है। सबके पास दिमाग उतना ही होता है। अब बात ये होता है कि वो पहले कुछ खोज करके चले गए होते और उसके बाद हमको खोज करना होता, तो हमको लगता हम बहुत तेज हैं। देखिए, पिछला वाला पीढ़ी भी तेज था, लेकिन बात ये था कि वो अपने पिछला जो पूर्वजों से जो कुछ भी मिला था उससे आगे बढ़ा। और हम लोग, हमको क्यों लगता है कि हम पिछले पीढ़ी से आगे हैं? क्योंकि पिछला पीढ़ी जो दे कर गया है उसके आगे ही हम तो खोज करना है ना। देखो, समझो एक बात। यहाँ से मान लो एक पीढ़ी ने यहाँ तक खोज किया, ठीक, अगला पीढ़ी को सौंप कर यहाँ तक गया, तो ये आगे किया। और हम लोग मान लो यहाँ से, तो ये हम लोग यहाँ तक खोज करें, तो हम लोग लगता है अरे ये पिछला वाला जो पीढ़ी है वो तो पीछे है। अरे पीछे कहाँ है? उन्होंने तो हमको खोज करके दिया ना। अगर नहीं खोज करके दिया तो हम लोग की शुरुआत कहाँ से करनी होती? यहाँ से करनी होती। तो यहाँ से करनी होती, हम लोग तो पीछे हो जाते हैं ना। तो हम लोग अपने आप को इतना इंटेलिजेंट, अरे हम मोबाइल के बारे में जानते हैं, हमारे घर वाले तो जानते ही नहीं है मोबाइल के बारे में, या हमारे पिछला वाला पीढ़ी जानते ही नहीं मोबाइल के बारे में। इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि हाँ, मोबाइल का जो इतना प्रचलन है अब जाकर बढ़ा है। अगर उनके समय भी मोबाइल का प्रचलन बढ़ा होता तो आज वो भी मोबाइल के बारे में जान रहे होते। अब तो सभी लोग जान ही रहे हैं मोबाइल के बारे में। और मोबाइल के बारे में जानकर हम अपने आप को समझते रहे कितने इंटेलिजेंट है हम। लेकिन हम लोग कितने इंटेलिजेंट है ये हम ही जानते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्थिक दशा और उनके जो, यानी कि ये कारण हम लोग देख लिए, अब इसके थोड़ा सा परिणाम हम लोग देख लेते हैं। अब परिणाम क्या क्या थे? परिणाम को प्रभाव भी बोलते हैं, हमको पता होगा कि परिणाम को क्या बोलते हैं, प्रभाव भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक दशा और व्यापार में उन्नति, सबसे पहला जो परिणाम इसका निकला, यानी कि प्रभाव जो पड़ा दुनिया पर, पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ा। क्या पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ा? आर्थिक दशा और व्यापार में उनकी उन्नति हो गई। अब आर्थिक दशा व्यापार में उनकी उन्नति कैसे हो गई? आपको पता ही है कि दर्शन के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, भौगोलिक खोज हुए, मंगोलों द्वारा मंगोल साम्राज्य में जो जो भी आविष्कार हुए थे ये सब दुनिया को पता चला। और भौगोलिक खोज के समय नए नए नावों, नए नए बड़े बड़े जहाज बनाए जाने लगे। और बड़े जहाज बनाए जाने के साथ साथ क्या होने लगा? दूरबीन का आविष्कार हो गया, मैप बनाए जाने लगे। ये इतने सब आविष्कार हुए तो बताइए कि एक देश से दूसरे देश व्यापार होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और जो भारत से यूरोप में व्यापार पुनः चालू हुआ, क्योंकि कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद ये व्यापार पूरी तरीके से बंद हो गए थे। तो जब भी चालू हुआ फिर से व्यापारियों की स्थिति बढ़िया होने लगी। और साथ में क्या हुआ वहाँ पर, देखिए व्यापारी की जब स्थिति मजबूत होगा ना तो वहाँ पर मजदूरों की भी स्थिति मजबूत होगी। क्योंकि व्यापारी के लिए जब व्यापार मिलेगा तो व्यापारी खुद सामान थोड़े ला देता है, खुद सामान थोड़े उस पर ढोता है। किसे लदवाया जाता है? मजदूर उसमें काम करते, वर्कर काम करते। तो बताइए वर्करों को फायदा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। व्यापारियों की आर्थिक दशा सुधरी, व्यापारियों को भी, और वहाँ पर रहने वाले जो मजदूर थे उनकी भी आर्थिक दशा क्या हो गई? सुधर गई। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक जीवन में बदलाव आया। देखिए जो समाज धनी होगा उसके सामाजिक जीवन में बदलाव आएगा, सोचने का तरीका बदल जाएगा। आप विश्व में जितने भी गरीब देश देख रहे हैं उनका जो देखिएगा, गरीब देश जो देखेंगे ना, एक बात उनके पास एक कॉमन चीज़ देखिएगा, सामाजिक उसका हालत ख़राब होगा, आर्थिक स्थिति खराब है, मतलब सामाजिक स्थिति खराब है। उनके सोचने के लिए या कुछ करने के लिए बड़ा कुछ है ही नहीं उनके पास में। जिन देशों को आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा अमीर है, देखिए मैक्सिमम आविष्कार हो गए या मैक्सिमम बड़ी बड़ी चीज़ें कहाँ पर होती हैं? बड़े देशों में। क्यों? क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सही है। आर्थिक स्थिति जब सही होता है किसी का ना तो सब कुछ सही हो जाता है। एक बात कहा जाता है कि सबसे भारी जो भार होता है, दुनिया के सबसे जो भारी बोझ होता है वो खाली जेब का बोझ होता है। जब आपका जेब खाली हो ना तो वो बोझ बहुत भारी लगता है। समझ रहे हैं? खाली जेब का भार जो होता है वो बहुत बड़ा भार होता है, जिसको उठाना बहुत मुश्किल होता है। वो एक बात, जिसका खाली जेब हो वही समझ सकता है इस बात को कि हाँ खाली जेब का जो भार होता है कितना वजनदार होता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक जीवन में बदलाव उनके कैसे? सामाजिक जीवन में समाज उनका सुधरने लगा और लोग अंधविश्वासों से हट कर अब क्या करने लगे? एक तार्किक बात करने लगे, सही बात करने लगे, और समाज को एक नई दिशा मिली। शिक्षा के क्षेत्र में सब कुछ परिवर्तन होना चालू हो गया। अब यहाँ पर लिखा शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में बदलाव हुए। नए नए तरीके के शिक्षा का पैटर्न बनाया जाने लगा और साहित्यों की नए नए साहित्य की रचना की जाने लगी। देखे लेखक कि हाँ लोगों को साहित्य ऐसा पसंद आ रहा है तो वैसा ही साहित्य बनाया जाने लगा। आप इस समय देख रहे होंगे कि मूवी कैसे कैसे मूवी बनाई जा रही है। जो सबसे बढ़िया बढ़िया मूवी जो हिट हो रही है, डायरेक्टर भी चाह रहे हैं कि वैसा मूवी बनाया जाए। आप इस समय मूवी देख रहे हैं कैसा कैसा मूवी चल रहा है, कौन कौन सा मूवी चल रहा है, क्या समाज को संदेश देने के लिए मूवी चल रहा है। कुछ मूवी आया होगा जो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा, कुछ मूवी ऐसा मूवी होगा जो बहुत आपको भी पसंद होगा, लेकिन उस मूवी में आपको ऐसा कभी नहीं दिखेगा कि हाँ समाज के बारे में कुछ दिखाया गया है कि समाज में ये सही तरीका होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए।
मैक्सिमम अब मूवी बन रही है सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, समाज के लिए बिल्कुल नहीं बन रही है। मूवी को माना जाता था कि समाज का एक दर्पण माना जाता था मूवी को, अब बिल्कुल वो दर्पण नहीं रहा है। लोग वैसा कंटेंट देखना चाह रहे हैं, मूवी वाले भी दिखा रहे हैं, चलो बढ़िया है, उनको भी फायदा हो रहा है और लोग देखना ही चाह रहे हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर साहित्य में भी बदलाव कैसे आने लगे, लोग अब समझदारी वाली बुक पढ़ने लगे, सब कुछ पढ़ने लगे, तो वैसा ही साहित्य क्या होने लगा, रचना होने लगा। लोग जब समझदारी वाली मूवी देखने लगेंगे ना, तो उस दिन से मूवी का भी सब कुछ सुधर जाएगा। चलिए, विज्ञान के क्षेत्र में जो आविष्कार हुए आपको पता ही है, प्रभाव क्या, बहुत ज़्यादा विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार हुए, बहुत ज़्यादा विज्ञान के क्षेत्र में कार्य हुए। तो इसमें का ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। और आपको हाँ निष्कर्ष इसमें लिखिएगा, देखिए निष्कर्ष क्या लिखेगा, इसमें लिखेंगे यहाँ नीचे से, अतः अतः निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि पुनर्जागरण के कारण ही, पुनर्जागरण यूरोप में पुनर्जागरण होने के कारण ही विश्व में कई बड़े परिवर्तन हुए, जिसका कई बड़े परिवर्तन हुए जिसमें भौगोलिक खोज, यहाँ पर आप लिख सकते हैं भौगोलिक खोज हो गए, या विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार हो गया, या नए नए जो रास्तों का खोज हुआ, ये सब पुनर्जागरण के अंतर्गत ही, पुनर्जागरण होने के कारण ये सब संभव हो पाया। बस ऐसे कह सकते हैं, या आगे आपको जोड़ कर लिखना होगा तो आगे भी करके लिख सकते हैं, और नहीं तो निष्कर्ष इतना में समाप्त कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया। आगे हम लोग अगले भाग में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। आगे हम लोग क्या करेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारे तो समझ में आ गया होगा।